हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन और आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप की तैयारी कैसी चल रही है? सबसे पहले तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? कौन से एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो? शेड्यूल से आपकी स्टडी हो रही नहीं हो रही? देखो, पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी अगर नौकरी चाहिए तो। और अभी राजस्थान में फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि आचार संहिता आपकी लग चुकी है। अब कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली। आचार संहिता में क्या होता है, जिससे नई वैकेंसी नहीं आती, बाकी पुरानी वैकेंसियाँ जो होती है, ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाती है, नियुक्तियाँ भी मिल जाती है, लेकिन नई वैकेंसी जो होती है ना, वो नहीं आती है। फिलहाल आपके सामने एक ही वैकेंसी है, पशु परिचर वैकेंसी, जो कि अभी लगभग 6,000 पदों पर निकली हुई है। उसके आवेदन आपके 13 अक्टूबर से होंगे। तो पशु परिचर की अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। पशु परिचर के अंदर तो 105 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके, मैथ, साइंस और थोड़ा करंट, बाकी 45 क्वेश्चन जो है वो पशुपालन से संबंधित आपका पूछा जाएगा। तो अगर 105 नंबर की आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं आरपीएससी के 70 से ज़्यादा पेपर हल करवा चुका हूँ। आरएसएम बोर्ड के 100 प्लस पेपर मैंने हल करवा दिए। तो आपकी जो फर्स्ट भाग ए है उसकी तैयारी हो जाएगी। भाग बी के लिए भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी। इसके अलावा गाइस, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़िए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी आपका राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, वीडियो हो, पुलिस कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, छात्रावास अधीक्षक हो, पुस्तकालय सेकंड ग्रेड वाला हो, थर्ड ग्रेड वाला हो, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, रिट वाला हो, कोई सा भी एग्ज़ाम है, आपको शानदार तैयारी की मैं गारंटी देता हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 170 प्लस यानी लगभग 180 पेपर करवा चुका हूँ। सारे पेपर को हल कर लीजिए, आपके राजस्थान जीके बहुत शानदार हो जाएगी। तो आज का ये जो पेपर अपना रहने वाला है, आज का जो पेपर, ये सेकंड ग्रेड का पेपर था जो कि आरपीएससी द्वारा लिया गया था। तो उस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाला है और अच्छे से अपन पेपर को देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने गाइस। पहला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ये आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं था। तो देख लेते हैं कौन सम्मिलित आपका नहीं था। तो देखो गाइस, मैं बात कर लेता हूँ मत्स्य संघ के बारे में। देखो, मत्स्य संघ के जो मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था, तो युगल किशोर चतुर्वेदी बिल्कुल शामिल थे, चिरंजी लाल शर्मा बिल्कुल शामिल थे और भोलानाथ बिल्कुल शामिल थे, लेकिन प्रेम नारायण माथुर जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगर देखो, मैं आपको मत्स्य संघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर इन्हें याद रखना। देखो, मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था ना, वो है कैम मुंशी के कहने पे दिया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना। और मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। ये तिथि आपको याद रखनी है। दूसरा, इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है? तो राजधानी इसकी अलवर है। कौन सी राजधानी है? अलवर इसकी राजधानी है। इसके अलावा इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत को। कितनी रियासतों का विलय हुआ? तो आपको याद रखना है 4 रियासतों का विलय हुआ था और उसमें एक ठिकाना आपका शामिल था। ठीक है, 4 रियासतों का विलय हुआ था और एक ठिकाना इसमें था। तो 4 रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो एक ठिकाना आपका निमराना था। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपन बात करें कि मत्स्य संघ में कितने ज़िले शामिल हैं, तो आपको याद होना चाहिए अब आपके 7 ज़िले शामिल। सर 7 कौन से हो गए? 4 ही तो थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब राजस्थान जीके जो पढ़ेंगे अपन नए ज़िलों के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपके सारे नए ज़िले भी क्लियर हो जाएंगे और राजस्थान की जो पुरानी जीके वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो आपको नए ज़िले जो है ना, सारे मैं इसी के अंदर आपको ऐड बताऊंगा, जिससे कि आपको सारा जो है कौन सा कहाँ चला गया, कौन सा किस में आ गया, ये सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। तो 7 ज़िले जो है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। 4 ज़िले आपके पहले से थे जिसकी मैं ट्रिक हमेशा आपको बताया हूँ।
ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 जिले पहले थे। लेकिन अब देखो अलवर से 2 जिले नए बन गए, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरौड, 6 जिले हो गए। और भरतपुर का एक नया जिला आ गया आपका डीग। कौन सा? डीग। तो टोटल 7 जिले मत्स्य संघ में शामिल हो चुके हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बाकी पहले आपके 4 ही थे, तो ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं नई चीज़ों की ओर बात कर लेता हूँ। तो इसके अंदर देखो आपका एक सवाल जो पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का गठन और मत्स्य संघ का विलय। देखो मत्स्य संघ का गठन मैंने अभी आपको डेट बताई थी 18 मार्च 1948, ठीक है। और जबकि 18 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। विलय कब हुआ था? तो विलय आपको याद रखना है कब हुआ था, बिल्कुल 1949, ठीक है। 15 मई 1949 को इसका विलय हुआ था। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? भाई विलय 1949 में हुआ था, गठन उसका 1948 में हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना। 18 मार्च 1948 का तो गठन किया गया, जबकि विलय मिलाया गया जो है तो राजस्थान में कब मिलाया गया? 15 मई 1949 को मिलाया गया था। ये अभी हाल ही के RS एग्जाम में भी पूछा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसमें अक्सर बच्चे 18 मार्च लगा के आते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। आपको याद रखना गठन की तिथि ये है, विलय की तिथि ये है। सवाल में पूछा क्या गया है वो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, तो देख लेते हैं। और मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपका सवाल यूँ पूछ लिया जाए कि पहले चरण में कुल कितनी इकाइयों का विलय हुआ था, 4, 5, ठीक है, 6 या 7? 6, 7 तो है नहीं आपका। अब पहला ऑप्शन आपका 4, अक्सर बच्चे देखो 90%, 90% लोग क्या करेंगे, 4 इकाई। 4 इकाई नहीं, 5 इकाई थी। 4 तो आपकी रियासत, 1 आपका निमराना, तो कुल इकाइयाँ कितनी होगी? 5 आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला। तो देखो ऐसे छोटे छोटे तथ्यों को बिल्कुल ध्यान में रखा करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पता, एक क्वेश्चन आपका गलत होने से आप लाखों बच्चों के पीछे चले जाते हो। एक क्वेश्चन गलत होने से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। एक क्वेश्चन आपका गलत होने से आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हो। तो गाइज इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो मत्स्य संघ का जो आपका राज प्रमुख था, कौन था? मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था आप सभी को पता है, उदयभान सिंह था। उदयभान सिंह था। कौन था? उदयभान सिंह। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा अगर टफ सवाल बनाता है यहाँ से तो पूछेगा कि मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था उदयभान सिंह, उनका संबंध कौन से जिले से था। थोड़ा सा टफ पेपर बना दिया तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अलवर से था, भरतपुर से था, धौलपुर से था या करौली से था। तो इसका जो सही आंसर है आपका धौलपुर से था। कहाँ से था? धौलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया था वो NV गाडगिल ने किया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखो मैं अगर इम्पोर्टेंट तथ्यों की आपसे बात करना चाहूँ तो मत्स्य संघ के बारे में, तो देखो इसके अंदर एक खास घटना हुई थी। जब मत्स्य संघ का गठन हुआ था ना, तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और वो दिल्ली के अंदर महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे ने करी थी। तो नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे। तो डॉक्टर BN खरे के संबंध में अफवाह फैली कि डॉक्टर खरे हिंदू महासभा के सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का केंद्र बना। तो अलवर राज्य में गांधी की हत्या के लिए उत्तरदायी में कुछ षड्यंत्रकारियों को शरण प्रदान की थी। इसीलिए इन्हें जो अलवर के जो राजा थे और इनको NB खरे को नज़रबंद कर दिया था, ठीक है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं गाइस, अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कूदन की जो आपकी घटना है कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है ये आपको बताना है। हाँ, अलवर का एक तो दीवान NB खरे, जो महाराज था ना, महाराज तेज सिंह, उनको नज़रबंद किया गया था, ठीक है। तो देखो कूदन के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कूदन घटना का जो संबंध है ना आपका, पहले तो आपको याद रखना होगा कि कूदन घटना का जो संबंध है वो सीकर से है। कहाँ से है? ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से है? सीकर से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखो इस घटना के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। उस समय जो सीकर में कैप्टन वेब, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी था, सीकर में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा था। इसी असफलता के कारण उसे बहुत गुस्सा आया और बौखलाहट में कूदन गांव में भयंकर लूटपाट भी कर दी और गोलियां चलवाई थी। किसने? कैप्टन वेब ने। आपको बिल्कुल याद, इस गोलीकांड में 3 व्यक्ति मारे भी गए थे। इसके पश्चात गोठरा और पलथाना गांव को भी लूटा था। घटनाओं के विरोध में पूरे देश में
26 मई 1935 को सीकर दिवस भी मनाया गया था आपका। कौन सा दिवस? सीकर दिवस, 26 मई। बिल्कुल आपको याद रखना, 26 मई 1935। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, भारत सरकार के हस्तक्षेप के उपरांत 1935 में सीकर के जागीरदारों ने किसानों से अंतिम समझौता किया और इस समझौते के तहत 4 लाख से अधिक लगान की बकाया राशि माफ़ कर दी गई। और 1935 के बाद सीकर पर किसानों पर अत्याचार भी खत्म आपका हो चुका था। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर बता दूं आपको, तो कूदन गांव का जो हत्याकांड है ना, ये ब्रिटेन के सदन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी चर्चा हुई थी, ठीक है। और इस हत्याकांड में चर्चा हीरालाल और शास्त्री कृष्णमाचारी ने करी थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा देखो, एक तथ्य बताता हूँ आपको, पलथाना, कटराथल, गोटड़ और कुंदन गांव ये शेखावटी किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे आपके। सीकर, झुंझुनू, चिड़ावा, कटराथल किसान आंदोलन, जयसिंहपुर हत्याकांड, खुंडी हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड, पलथाना आदि को शेखावटी किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ जाते गाइस। नागनेची माता का मंदिर स्थित है। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि देखो बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी है। तो बाड़मेर के नगाना गांव में राव दोहड़ ने स्थापित किया था, जोधपुर के मेहरानगढ़ में राव जोधा ने स्थापित किया था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिले का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? ये आपको बताना है। तो देख लेते, चिले का टीला किसे कहा जाता है। तो देखते अपन, जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, घाघरोण दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला गाइस, कौन सा राइट आंसर होने वाला? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, चिले का टीला जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को आपका चिले का टीले कहा जाता है। तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका बिल्कुल जयपुर में पड़ता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जयपुर शहर जिले में ये शामिल है आपका। कौन से जिले में शामिल है? जयपुर शहर के अंदर शामिल है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? ये लो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? ये आपको बताना कि कौन सा चित्रकार है जिसका संबंध बीकानेर चित्रशैली से नहीं है। तो इसका अपन देख लेते हैं कौन सा चित्रकार है। अली राजा, हमीद, अहमद, साहिब राम। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, साहिब राम मैंने क्लास ली थी ना कल या परसों, तब मैंने आपको बताया था। एक तो साहिब राम है, एक साहिब दीन है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। साहिब दीन जो कि आपका मेवाड़ चित्रशैली यानी उदयपुर चित्रशैली का चित्रकार है। साहिब राम जो है आपका जयपुर का, जयपुर चित्रशैली का चित्रकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखो, मैं बीकानेर शैली के अगर चित्रकारों की बात कर लेता हूँ गाइस, तो देखो आपको याद रखना है, सारे चित्रकार मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखो, बीकानेर शैली में एक तो मथुरैन, एक उस्ता परिवार, इन दोनों ने मिलकर पल्लवित की थी। तो मथुरैन चित्रकार जो थे, एक तो मुन्ना लाल, मुकुंद, जयकिशन, रामकिशन, चंदूलाल, शिवराम, जोशी और मेघराज। ये तो थे आपके कौन से? मथुरैन चितेरे। जबकि उस्ता चितेरे जो थे, हमीद, रुकनुद्दीन और कायम, कासिम, शाह मोहम्मद, अहमद अली, अब्बू हमीद, अली रज़ा के अलावा मैं बात कर लूँ तो जीवन और आसिर खां, ये जो थे ना आपके, ये उस्ता के चितेरे थे, यानी उस्ता कला के चितेरे थे। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। यानी कान में कौन से आभूषण पहने जाते हैं, उनको आपको चिन्हित करना है। तो देख लेते हैं कान में कौन से पहने जाते हैं। सुल्लिया, मटरमाला, तकिया, मूंदड़ी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है, सुरलिया आपके कान के अंदर पहना जाता है। इसके अलावा मैं कान के आभूषण की अगर बात करता हूँ तो झुमका, झुमका आपका कान में पहना जाता है। टॉप्स आपका कान में पहना जाता है। कर्णफूल,
इसके अलावा बुचारिया, बुचारिया आपका कान में पहना जाता है। टोटी, ये आपका कान में पहना जाता है, 2021 के आरएस में पूछा गया है टोटी। पाटी, सूलिया, बाली, ओगणिया, मोरफेवर और मुर्की, ये जो सारे आपके जो आभूषण है ना, ये कान के आभूषण आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखो सिर के आभूषण आपको बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अपन सिर के आभूषण की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिर के अंदर जो आभूषण पहने जाते हैं आपका, उसमें है एक तो शीश फूल, एक राखड़ी, बोर, टीकड़ा, मेहमद, तिलकमनी, मांग फूल और मोडियो, ये जो आपके आभूषण है सिर के अंदर पहने जाते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा देखो नाक के आभूषणों की थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ आपसे। नाक के आभूषण जो एक तो बेसरी, नथ, चौप, लौंग, चुन्नी, लटकन, बारी, ये आपके जो है नाक के आभूषण है। कौन कौन से? बेसरी हो गया, नथ, चौप, लौंग, चुन्नी, लटकन, बारी। चुन्नी, लटकन और बारी, ये आपके नाक के आभूषण है। आगे बढ़ जाते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, संक्रिया नृत्य का संबंध है। तो संक्रिया नृत्य का जो संबंध है वो कालबेलिया जनजाति से। बिल्कुल आपको याद रखना, कालबेलिया जनजाति के नृत्य की मैंने आपको छोटी सी ट्रिक हर बार बताता हूँ। जैसे मैं बाईपास, कौन सी? बाईपास, बांगड़िया, इढोणी, पनिहारी और संकरिया, ये जो 4 नृत्य है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो आपको याद रखना कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। और कालबेलिया नृत्य जो कि यूनेस्को की अमूर्त सूची में भी शामिल किया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? तो नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? इसका जो आपका सही आंसर होने वाला कौन सा होने वाला देखते हैं। सुमति गणी, पलहन, राजशेखर सूरी और जीनदत्त सूरी। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पलहन। नेमिनाथ बारहमासा का रचयिता कौन है? तो नेमिनाथ बारहमासा का जो रचयिता वो पलहन है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चारण चर्चाओं से क्या अभिप्राय है? तो 9 का जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करणी माता की स्तुतियाँ, कौन सी? करणी माता की स्तुतियाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब गाइस देखो, अब आपके राजस्थान की राज व्यवस्था शुरू होने वाली है। अब जो राजस्थान हिस्ट्री के और कला के जो सवाल है वो 80 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, तो वो भी अपन करेंगे। लेकिन पहले अपन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इनका भी अपन आंसर देख लेते हैं। राजस्थान का राज्यपाल किस पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना गाइस ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो 11 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला बिल्कुल 1, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? तो 12 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो उषा शर्मा तो वर्तमान में है ही है और अभी भी है, ठीक है। ये पेपर जनवरी में हुआ था लेकिन अभी चल रहा आपका अक्टूबर, तो अभी भी उषा शर्मा ही मुख्य सचिव है। दूसरी एक मुख्य सचिव रही थी आपकी कुशल सिंह, कौन सी? कुशल सिंह। 2 महिलाएं अब तक आपकी मुख्य सचिव रह सकी हैं। तो उषा शर्मा के अलावा एक महिला रही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल को, ठीक है, यानी गवर्नर ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। राजस्थान लोकसभा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको देखते कौन सा कथन सही नहीं। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, दिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो इसका जो पहला कथन है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्यों में यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। कथन 3, राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो पद धारण करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट है, बाकी सारे कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है।
तो देखो गाइज, इस क्वेश्चन की चर्चा अपन नहीं करने वाले क्योंकि ये फाइनली डिलीट हो गया था। अब आगे बढ़ते गाइज, आगे देख लेते हैं। निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं अपन। देखो, 243 भी है, अनुच्छेद 40 भी है, 11वीं अनुसूची भी, लेकिन अनुच्छेद 41 का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? 17 का जो राइट आंसर होगा आपका, राजस्थान विधानसभा का जो स्पीकर है यानी अध्यक्ष है वो होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो 15वीं विधानसभा का जो प्रोटेम स्पीकर था वो गुलाबचंद कटारिया था। कौन था भाई? गुलाबचंद कटारिया। वर्तमान में ये असम के राज्यपाल हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985। बिल्कुल 1985 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान के डेल्फी खेलों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करना है, करंट का सवाल है। 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान के निवासी भाग ले सकते हैं। 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो 20 का जो है केवल एक ही कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट राजस्थान में निम्नांकित में से कौन से स्थान प्राप्त किया था? तो 21 का फिट इंडिया में राजस्थान का जो रैंक था वो पहला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान के संबंधित निम्न में से गलत विकल्प को चुनना है। लिंगानुपात में वृद्धि हुई, बाल लिंगानुपात घटा, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। तो इसमें जो गलत है आपका, कौन सा विकल्प गलत है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हो। बहुत बदलाव आया हुआ जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत विकल्प है आपका। ठीक है, आगे देखते गाइस। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमनी लेखरा। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र हैं? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 45 बरस। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही नहीं कि ये नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। ये कथन आपका गलत है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले रोहट में आयोजित की जा रही है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का देव वाक्य शांति के साथ प्रगति है। राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन करने का अवसर राजस्थान में 67 वर्ष बाद मिला है। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। तो कौन सा कथन आपका गलत है? तो बिल्कुल देखो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये आपका बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। अजमेर में आयोजित तो हुई थी, लेकिन ये तिथि जो है ना, ये तिथि के अंदर बदलाव है, तो आपको याद रखना है। शायद मेरे हिसाब से ये तिथि 1957 थी, इसी वजह से ये गलत माना है। एक बार और इसको आपको देख लेना। बाकी हुआ तो अजमेर में था ही, लेकिन तिथि कब हुई थी ये मेरे को पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, आशीष पुरोहित को दिया गया। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। ये तो पहले से गठित है, बाकी सारों का तो घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है? तो 29 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? विश्व भूगोल के सवाल आपके स्टार्ट हो गए। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर 4, 90%। और 10% ही जो जनसंख्या आपकी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने वाला है, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपका चुनना है। तो इसका देख लेते अपन।
गैलापागोस द्वीप, गैलापागोस द्वीप का जो संबंध है वो प्रशांत महासागर से है। कैनारी द्वीप का जो संबंध है आपका अंड महासागर से। डियागो गार्सिया द्वीप का जो संबंध हिंद महासागर से है। न्यू साइबेरियन द्वीप ये आर्कटिक महासागर से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानसूनी हवाएं। कौन से वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास लक्ष्य एसडीजी अपनाए गए थे। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2015 में। आगे बढ़ते गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या प्रसवन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल हिमालय के निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो करते हैं व्यवस्थित अपन। सबसे पहले देखो आपकी पटकोई के बाद आपकी नागा आती है, नागा के बाद आपकी बेरिल, फिर आपको मिज्जो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर से पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोरोमंडल तट के सहारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां हैं। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 की बात कर लेते हैं, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेलीय क्षेत्र नहीं है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं अपन, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। कथन बी, अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पॉम का शुभारंभ भी किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन आपके सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है, ये आपको बताना है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत वैश्विक आपूर्ति की 30% हिस्सेदारी के साथ जेनरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, चंडीगढ़ ने GSV में सेवाएं की और उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत की सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। बी, भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोनों ही आपके सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2021 में 2000 और 21-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह आकर्षित किया है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, निम्न में से कौन सा भारत देश का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA। 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था? तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत के द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1919 का अधिनियम। निम्नांकित में से कौन सा भारत का संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा की रचना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसमें कथन है, इसमें सी नहीं होगा, सी यानी कथन सी होगा। सबसे पहला आपका बी
यानी केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन, फिर आपका ए केंद्रीय विधायिका का 2 सदन, फिर आपका डी केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण, फिर आपका सी होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है 47 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते गाइस, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) यानी राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिरोध करता है। इन आधारों पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 भाषा शामिल नहीं है। भाषा आपकी जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए हुए, एक तरफ आपको सूची दी हुई है, तो इसको सम्मिलित करना है। तो इसको सम्मिलित करते गाइस, ठीक है। ये आपका 51वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, तो ये है इसका जो है इसका आपका सही आंसर रहने वाला 51A। फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला बिल्कुल अनुच्छेद 51A(9). वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है बिल्कुल कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 51A(8). और देश की रक्षा 51A(4). बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होने वाला है इसके अंदर मैं बता देता हूँ। देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से जुड़ा है वह है? तो 52 का अपन सही आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका निजी संपत्ति का विरोध, ये बिल्कुल आपका 52 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों के राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 201। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका जो आपका सही आंसर होने वाला कौन सा। 1 मिनट गाइस 53 का आपका सही था। 54 मैंने थोड़ा गलत बताया। इसका जो सही आंसर होगा वो राजीव गांधी होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंद्रशेखर नहीं, राजीव गांधी आपका सही आंसर होने वाला है। 55 देख लेते हैं, इसका जो आपका गलत युग्म है वो बहुजन समाज पार्टी 1985, ये आपका गलत युग्म है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो करें सम्मिलित। ये लो अपन सम्मिलित करते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है इसका जो संबंध है वो बिल्कुल आपके पश्चिम बंगाल से। बिज्जू जनता दल का जो है वो आपका उड़ीसा से है, ठीक है। बिज्जू जनता दल कौन सा हो जाएगा आपका? उड़ीसा से हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोक दल, ये आपका हरियाणा से हो जाएगा। और लोक जनशक्ति पार्टी आपका बिहार से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है? ये 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1949। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 बार। कितनी बार? 8 बार चुना गया है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील के अंदर का। ऑप्शन नंबर 2 जो है ब्राज़ील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं गाइस, अब अपन ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आप देख लेना। अब राजस्थान जीके आपका वापस से शुरू होने वाला। राजस्थान जीके के अपन सवाल देखने वाले हैं।
तो ये 70, ये 80, यहाँ से आपका स्टार्ट है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो देखो, बरखान जो पाए जाते हैं ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 का। देखो, ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू और देशनोक बीकानेर के अंदर आपके जो बरखान बालू का स्तूप ये पाए जाते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। और बरखान बालू का स्तूप जो होते हैं ना, वो अर्धचंद्राकार होता है, ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसा। और यह हवा के जो है तेज प्रहार से होती है, जिससे ये इनकी जो आकृति होती है ना, अर्धचंद्राकार बन जाती है। बरखान जो कि गतिशील बालू का स्तूप भी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी जो है ना आपके, ये बरखान ही बालू का स्तूप ही है। आगे बढ़ते गाइस। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर माना है, बिल्कुल देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात कर रहा है ये। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अगर बात कर रहा है तो सबसे पहले देखो दक्षिण के अंदर कौन सा जिला है आपका। तो अगर दक्षिण के मैं जिलों की बात करता हूँ तो सबसे पहला जिला कौन सा आएगा? गंगानगर, बीकानेर, पाली और हनुमानगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका, पाली जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। कौन सा? पाली जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे गर्म महीना जून, सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर, वार्षिक विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक बाड़मेर, ठीक है। सर्वाधिक शुष्क जिला आपका चूरू, अब आपका फलूती हो जाएगा, ठीक है, नए जिले आगे। और ग्रीष्मकाल में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं, उन हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक रेत भरी आंधियाँ जो आती है वो गंगानगर में आती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और शीत वर्षा जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। तो पढ़ते हैं। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, यानी उद्गम स्थल कोटड़ा से, इसका उदयपुर से। हथमती, मेसवा, वैतरक इसकी सहायक नदी है। ये नदी राजस्थान में केवल लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो 82 का जो आपका सही आंसर होने वाला है, कौन सी नदी है? तो बिल्कुल इसकी कौन सी नदी है? तो आपका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी है? साबरमती नदी है, जिसका आपका उद्गम स्थल कहाँ से? ये कोटड़ा उदयपुर से इसका उद्गम स्थल है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो गाइस, इसकी जो सहायक नदियाँ है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होने वाला। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये रहा साबरमती। कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। इसकी सहायक नदियाँ हथमती, मेसवा, वैतरक हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर बहती है। और इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 416 किलोमीटर है। 370 या 71 किलोमीटर आपकी ये कहाँ बहती है? तो गुजरात के अंदर बहती है। ये राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन आगे चलकर गुजरात राज्य की प्रमुख मुख्य नदी बन जाती है, ठीक है। गुजरात राज्य में गांधीनगर शहर और साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे यानी तट पे बसे हुए हैं, ठीक है। और साबरमती नदी का जल उदयपुर की झीलों में डालने के लिए देवास जल सुरंग का निर्माण भी किया गया और इस सुरंग का निर्माण अगस्त 2011 में पूरा हो गया, ठीक है। और ये सुरंग कितनी लंबी है? तो आपको याद रखना 11.5 किलोमीटर लंबी है। सबसे बड़ी जो जल सुरंग है राजस्थान की वो देवास जल सुरंग है, 11.5 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो देख लेते हैं कौन से जिलों में पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर रहने वाला क्या है? उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जालौर। तो 83 का आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखो ये जो वन पाए जाते हैं आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में पाए जाते हैं। उदयपुर, कोटा, बूंदी और कहाँ पाए जाते हैं? चित्तौड़ के अंदर आपके पाए जाते हैं। अब देखो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। मिश्रित पतझड़ वनों की बात हुई है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ कुछ
ये जो मिश्रित पतझड़ वन है ना आपके, इस प्रकार के वन अरावली के, देखो अरावली के कौन कौन से जिलों में और कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना इन वनों के अंदर आपका जो है, सबसे पहले अपन शुष्क सागवान वनों की बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो ये वन जो पाए जाते हैं 200, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वनों का जो विस्तार मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां के अंदर है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो बांसवाड़ा में। सागवान के अलावा यह तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, हल्दू, खैर, सैमल, रीठा, इमली के वृक्ष भी पाए जाते हैं। सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाते, अतः इन वृक्षों का जो विस्तार है केवल दक्षिणी क्षेत्रों में राजस्थान के। सागवान की लकड़ी से कृषि औजार और इमारतों के कार्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो आपके सालर वन की बात कर लेता हूँ, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो सालर वन जो है आपके 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कितने? 450, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये वन उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर में पाए जाते हैं। इन वनों का प्रमुख वृक्ष जैसे सालर, धोक, कठीड़ा और दावड़ है। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। इसकी लकड़ी का उपयोग पैकिंग के डिब्बे बनाने में भी किए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपके धोकड़ा के वनों की, तो धोकड़ा का वन जो है 240 से 760 मीटर, 240 से 760 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा इन वनों का विस्तार राज्य में सबसे ज़्यादा भी है। ये पाए जाते हैं कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में इनकी अधिकता पाई जाती है। धोक की लकड़ी मजबूत होती है, इसे जलाकर आपका कोयला बनाया जाता है। तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनना। गेहूँ आपका सबसे ज़्यादा गंगानगर, बाजरा आपका जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा का हो जाएगा, तो बाजरा अलवर, चावल आपका बूंदी, मक्का आपका भीलवाड़ा। तो 84 का जो सही आंसर होने वाला, देखते कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका, देखो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्नीसवीं पशुगणना 2012 और 20वीं पशुगणना 2019 राजस्थान के पशुधन में कुल संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, यह आपको बताना है। तो देख लेते इसका जो सही आंसर होने वाला आपका क्या होने वाला है। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, देखो वही से आपका सवाल बना है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो तो। देखो इसके अंदर जो हुई है ऑप्शन नंबर 2, 1.66% की कमी हुई है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना 19वीं पशुगणना के अंदर जो आपके पशुधन था वो 5.77 करोड़ था, तो वो घटकर हो गया 5.68 करोड़, ठीक है। यानी 1.66% की आपकी कमी हुई। देखो पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन विभाग द्वारा की जाती है। 20वीं पशुगणना कब की गई थी? 2017 में स्टार्ट हुई थी, इसके आंकड़े 2019 में आपके आए थे, ठीक है। भारत की प्रथम जनगणना जो हुई थी पशु जनगणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी, जबकि राजस्थान की प्रथम पशुगणना 1951 में हुई थी। पूरे देश में सर्वाधिक पशुधन आपका यूपी में पाया जाता है, दूसरा नंबर आपका राजस्थान में है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका है ये आपको बताना है। तो देखो मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेता हूँ, तो सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है आपका वो है आपका किसका? बिल्कुल पाली का है। किसका है? पाली का है। कितना है? 1003। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सवाल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सब 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात कौन से ज़िले का, तो एकमात्र एक ज़िला है पाली, जिसका 1000 क्रॉस है, ठीक है। अब देखो मैं ऑल ओवर लिंगानुपात की अगर बात कर लेता हूँ, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात था, ठीक है, वो कितना था, तो आपको याद रखना 928। शहरी लिंगानुपात आपका 914 है, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात आपका 933 है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका जिला जो है डूंगरपुर है, 994 प्रति 1000 पे, ठीक है, 994। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला आपका धौलपुर है, 846 है ना।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले मैं 3 जिलों की अगर बात करूँ तो आपको याद रखना, डूंगरपुर 994, राजसमंद 990 और पाली आपका 987। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिलों की मैं बात कर लूँ तो धौलपुर 846, जैसलमेर 852, करौली आपका 861 हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मैंने बता दिया ग्रामीण क्षेत्र में तो आपका पाली है, और जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला ग्रामीण क्षेत्र जो है वो आपका धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। और शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो टोंक है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ आपका, याद रखना। ठीक है, 985 कौन सा है? टोंक। अब बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। – 2001 और 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है। तो 87 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 गंगानगर और झुंझुनू। गंगानगर झुंझुनू जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्टों की अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो जनसंख्या 10 के वृद्धि दर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो बिल्कुल आपको याद रखना है, सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 5 जिलों की मैं बात करूंगा। गंगानगर का पहले मैं आपको बता देता हूँ 10% था, जबकि झुंझुनू का 11.7% था। न्यूनतम 5 जिले, सबसे पहले गंगानगर, फिर आपका झुंझुनू के बाद आता है आपका पाली 11.9%, फिर आपका बूंदी आता है 15.4%। जबकि सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहला आपका आता बाड़मेर 32.5, फिर आपका आता है जैसलमेर 31.8। ये सवाल भी एग्जाम में बनाओ कि कितने 30% से ज़्यादा है, तो 2 ही जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। जोधपुर का आपका 27.7 हो जाएगा, और बांसवाड़ा का आपका 26.5 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला था आपका बाड़मेर था 32.5, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला था मैंने आपको बता दिया गंगानगर, जो कि 10% है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखते कौन सा सुमेलित नहीं है आपका। घाघरोन का किला झालावाड़ में है, कपिल सरोवर कोलायत में, दौलत बाग अजमेर में है, लालगढ़ किला जैसलमेर में नहीं है। तो 88 का जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 4 जो है लालगढ़ का किला, ये जैसलमेर में बिल्कुल नहीं है। लालगढ़ का किला जो है लालगढ़ बनाया था किसने? बीकानेर के अंदर बनाया था, गंगा सिंह द्वारा निर्मित है। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्न में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। बिरला सीमेंट फैक्ट्री भी है, जेके भी है, आदित्य, लेकिन हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड ये आपकी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में नहीं है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये शायद मेरे हिसाब से सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। आगे चलते गए। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर लाल और काले मृदबांड यानी आपके बर्तन, लाल व काले रंग के जो बर्तन हैं वो आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेराट, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा रज्जिल से, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन है? तो ये बिल्कुल कीर्तिपाल चौहान, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है? तो देखो ये क्वेश्चन फाइनली डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करने वाले हैं। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो 96 का जो आपका राइट आंसर है जाबालीपुर, किस नाम से जाना जाता था? जाबालीपुर। और ये बिजोलिया शिलालेख में आपको मिलता है। बिजोलिया शिलालेख आपका 1170 ईस्वी का है। 1157 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? ये कौन था? कर्नल एबोट। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नल एबोट था। कौन था भाई? कर्नल एबोट, बिल्कुल आपको याद रखना है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन था? तो आपको बिल्कुल याद रखना है कौन था। तो राजस्थान के अंदर जो प्रमुख अधिकारी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, मेजर बर्टन कोटा का पीए था,
होम्स कौन था जिसने, जो आपका वो सेनापति था, क्या नाम था, तात्या टोपा, तात्या टोपा को पराजित करने वाला ब्रिगेडियर होम्स था। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना अमृतसर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर के अंदर आपका हुआ था। आगे बढ़ते गाइस। 1939 किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से की गई थी? तो ये जो की गई थी कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके साथ एक व्यक्ति और थे जमाल शाह। इनके प्रयासों से 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की आपकी स्थापना की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।